चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो कल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमने शुरू किया था, फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। तो उसमें बेसिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने देखी। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे CSR और गवर्नेंस वाले, तो उसमें आपने जो पढ़ा हो, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो बता दो, वहाँ से शुरू करते हैं। बोलो, थियरी सारी पढ़ी, एक बार रीड कर ली। अब कुछ केस स्टडीज थे। एक अपना रिलायंस का CSR का केस स्टडी दिया हुआ है। रिलायंस की तो ऑब्वियसली काफ़ी इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। हमने पहले बात भी की थी, सेक्शन 8 कंपनी बना रखी है रिलायंस फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट भी अपने देख रहे थे। तो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू वो लोग सारी CSR एक्टिविटीज़ करते हैं। अब यहाँ जो केस स्टडी दी है उसमें आपको उसी में से कुछ पॉइंट्स मिले होंगे कि अल्टीमेटली वो लोग किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और रिलायंस CSR एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या बोला है, द स्ट्रेटेजिक SIS फ्रेमवर्क। अब ये SIS का स्पेसिफिक मतलब क्या है वो भी समझाया हुआ है। स्केल, इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। स्केल का मतलब क्या है कि भाई रिलायंस छोटा मोटा CSR का काम नहीं कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। और वो उनकी फाउंडेशन की वेबसाइट अभी देख लेते हैं, उसमें मेंशन किया भी हुआ है कि भाई हमें पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक CSR बेनिफिट्स पहुंचाने हैं जो हमारे थ्रू हम कर रहे हैं। और वो ऑब्वियस भी है, 70,000 करोड़ का प्रॉफिट, उसका 2%, वो भी कितना बड़ा नंबर है। उस 2% में भी पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का जो है वो हेल्प हो सकती है। तो स्केलेबिलिटी उनका एक मॉडल रहने वाला है। दूसरा बोला है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि हम CSR सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि इससे सच में लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट बड़े चेंजेस आए और बेटरमेंट हो। तो वो एक बोलते हैं गोल ओरिएंटेड या पर्पस ओरिएंटेड है। देखो ये तो बोलना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो CSR को लेके कितने सीरियस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या बोला है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म तक ये चीज सस्टेन करे, सर्वाइव करे। अब देखो CSR में वो लोग मेजरली बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट पॉपुलर वाली है जिसमें स्कूल चला रहे हैं रिलायंस फाउंडेशन के नाम पे। अपने यहाँ JH अंबानी है और रिलायंस फाउंडेशन की स्कूल है, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल है मुंबई में। तो ये सब जो एंटिटीज वो लोग चला रहे हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी ना है कि 2-5 साल किया बंद कर दिया। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, तो हॉस्पिटल के थ्रू जो भी चैरिटेबल वर्क हो रहा है वो तो लॉन्ग टर्म तक, शायद 50 साल तक भी होता रहेगा। तो उनका CSR करने का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि 3 साल का अपने पे मैंडेट है, 3 साल तक किया फिर देख लेंगे। उनका तो जितना प्रॉफिट है लाइफ टाइम उनको करना ही है। तो वो सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग काम कर रहे हैं वैसे। और फोकस एरियाज कौन कौन से वो बता दिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट। अब कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ये गवर्नमेंट ने बीच में लॉन्च किया था ना कि भाई वॉशरूम्स और टॉयलेट्स नहीं है विलेज लेवल पे, तो रूरल लेवल पे आप वॉशरूम्स बनवा के दो। बहुत सारी कंपनीज ने स्पॉन्सर किया कि भाई जहाँ गांव में टॉयलेट्स नहीं है, वहाँ अगर घर में नहीं है कॉमन टॉयलेट बनवा देते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट वैसा है कि घर के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो पुराने जमाने में वही होता था कि भाई घर के अंदर ना हो वही बेटर है। तो अब बोला कोई बात नहीं, घर के अंदर नहीं होना चाहिए तो आप कॉमन प्लेस पे तो बनवा सकते हो, क्योंकि गाँव के लोग हैं, मल्टीपल वॉशरूम्स बने हुए, आप घर में मत जाओ ना, बाहर जाके यूज कर लो, बट एटलीस्ट वो ओपन डेफिकेशन वाला प्रॉब्लम तो बंद हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारी कंपनीज ने कॉन्ट्रीब्यूट करके अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबके लिए है। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, कमिटीज बनाना, बोर्ड का उसके अंदर इन्वॉल्व होना, रेगुलरली मीटिंग्स करके मॉनिटरिंग करते रहना, और बिजनेस लोकेशंस के अलावा बाकी लोकेशंस पे जाके भी CSR करना। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि जहाँ हमारी फैक्ट्री है, जहाँ हमारी ऑफिस है उसके आसपास CSR कर लो। रिमोट लोकेशंस जहाँ तक लोगों तक मदद पहुँचती नहीं है, वहां तक भी हम जाके CSR एक्टिविटी का बेनिफिट देंगे, ताकि वो इम्पैक्ट दिखे कि भाई हम सिर्फ करने के लिए काम नहीं कर रहे, हमारी भी इच्छा है कि भाई ये चीजें लोगों की हेल्प करने के लिए होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है। तो मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखा हुआ है कि आपको रिकॉल करने में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मॉड्यूल में इन्होंने सारा पैराग्राफ दिए हुए थे, केस स्टडी और मॉड्यूल में देखोगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, और उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया ना तो ईजी हो जाएगा। सेम केस दूसरा है टाटा स्टील से अच्छा एग्जाम्पल तो समझो सोशल सर्विस का हो ही नहीं सकता। ठीक है, जमशेदपुर पूरा सिटी टाटा ने डेवलप किया बिकॉज ऑफ दिस स्टील इंडस्ट्री, और वो बहुत हैवी केस स्टडी है। मतलब वो आप स्टडी करोगे ना तो आपको लगेगा कोई बिजनेसमैन ऐसा शायद कभी सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपना फायदा, अपना प्रॉफिट छोटा सोचता है, नंबर्स पे ध्यान देता है कि मेरी फैक्ट्री चलनी चाहिए, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। टाटा जब स्टील बिजनेस में एंटर करने का सोच रहा था तो उन्होंने पहले लोकेशन रिसर्च किया कि भाई माइनिंग कहाँ से हो सकती है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ पे जमशेदपुर में अभी झारखंड उड़ीसा ये बेल्ट पे इनका प्लांट है, वो लोकेशन आइडियल थी जहाँ पे रॉ मटेरियल एकदम एबंडेंस में अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अब अगर आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हो
तो उस लोकेशन पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मतलब पूरा जंगल ही जंगल है। तो रेसिडेंशियल या लोकेलिटी जीरो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब एक ऑप्शन ये है कि आप इस तरफ वेस्टर्न जोन में, सेंट्रल जोन में, महाराष्ट्र में, पुणे साइड पे कहीं पे स्टील का प्लांट लगा दो। एक प्रॉब्लम है उसमें, रेगुलर रॉ मटेरियल का सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सारा नुकसान। आप बार बार झारखंड उड़ीसा से विड्रॉ कर करके सारा अगर रॉ मटेरियल यहाँ पे लाओगे डेली बेसिस पे, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कहाँ जाके रुकेगा, तो वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। दूसरा, सेंट्रल लोकेशन पे करने से एक पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। फिर टाटा ने दिमाग लगाया कि भाई देखो, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, प्लांट तो वहीं सेटअप करना पड़ेगा। अब टाटा का स्टील प्लांट इंस्टॉल किया, तो उन्होंने ये सोचा कि हम सिर्फ एक स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे, हम वहां पे रहने लायक पहले पूरा सराउंडिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि इतने हजारों वर्कर्स वहां रहने आएंगे, क्योंकि हैबिटेट तो कुछ है ही नहीं, लोग रहते ही नहीं वहां पे। तो पूरा एक आपको रहने की जगह देनी पड़ेगी। रहने की जगह दोगे तो फैमिलीज के साथ आएंगे ऑब्वियसली, जब परमानेंट वहां पे रहना है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपने सिर्फ फैक्ट्री बनाई, सर्वेंट क्वार्टर बनाए, काम हो गया। राशन, अनाज, पानी, दूध, बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, गार्डन, ये सब चीजें जो एक शहर में होती है, वो सारी चीजें तो होंगी नहीं। तो ये कितने दिन चलेगा? तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि हम पूरा एक सिटी डेवलप करेंगे जो हमारी फैक्ट्री के आजू बाजू होगा, कि हमारे वर्कर्स की जो एक बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, सस्टेनेबिलिटी, सोशल लाइफ, बेसिक एम्यूनिटीज हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे स्कूल सेटअप किए, गार्डन सेटअप किए, हॉस्पिटल, क्लिनिक सेटअप किए, बाकी की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, घूमने फिरने की जगह है, वो सब भी क्रिएट की, और साथ में अपना प्लांट सेटअप किया। तो पूरा जमशेदपुर जो सिटी है वो जमशेदजी टाटा के नाम पे ही रखा गया, क्योंकि उन्होंने पूरा सिटी ही डेवलप कर दिया एक प्लांट बनाने के लिए। तो पूरा वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने का जो ड्रीम था, वो ड्रीम इतना बड़ा था कि भाई प्लांट सेटअप करने के लिए पूरा सिटी सेटअप हो गया। और आज वहाँ पे जितनी फैमिलीज रह रही है वो कहीं ना कहीं से माइग्रेटेड है, बट अब एक पूरे सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उनको मिल चुका है तो दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर। सब कुछ है, बच्चों के स्कूल भी है, कि भाई फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपकी रोज की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, अनाज, पानी, राशन, दुकानें, किराने के स्टोर, स्कूल चाहिए होंगी, डिस्पेंसरी चाहिए होंगी, घूमने फिरने के लिए गार्डन्स और मॉल्स चाहिए होंगे, वो सब भी उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया और ऐसी फैसिलिटीज दी कि वर्कर्स को ये नहीं लगा कि हम सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। उनका एक वो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो मेंटेन हुआ। तो दैट इज अ वेरी गुड केस स्टडी जो टाटा स्टील ने एक्चुअली यहाँ पे वही किया, और ये बातें आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखो उनका अप्रोच कैसा था वो समझो। द प्रोवाइडर फेज, प्रोवाइडर फेज मतलब शुरुआती तौर पे उन्होंने पहले बेसिक नीड्स फुलफिल करने की कोशिश की, कि लोग तभी वहां पे रहने आएंगे जब उनको सुविधाएं मिलेंगी। स्टील प्लांट तो बाद में चलेगा, पहले आप वर्कर्स को कन्विंस कैसे करोगे कि ऐसा दूर जंगल में जाके रहना है जहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो पहले तो वो जंगल के बदले उसको शहर में कन्वर्ट करोगे तो लोग इंटरेस्टेड होंगे, वरना कोई नहीं आएगा वैसा है। दूसरा, द एनेबलर फेज। एनेबलर फेज में उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कि भाई चलो बेसिक सुविधाएं हो गई, आप लोग ओके हो या सेटल्ड हो, ठीक है, सब डिसेंट फैसिलिटीज है, अब अपने को प्लांट पे भी तो ध्यान देना, उसको बड़ा करना है। तो फिर वो कैपेसिटी बढ़ाने पे, प्लांट को उस लेवल पे ले जाने पे जो उन्होंने सोचा था उसके ऊपर काम शुरू किया, वो सेकंड फेज हो गया। और तीसरा, सस्टेनेबिलिटी। टाटा इस चीज में पहले से आगे रहा है। इंडिया में जितने भी आप वेलफेयर लॉज देख रहे हो ना, आधे से ज्यादा तो टाटा ऑलरेडी अपनी कंपनी में फॉलो कर रहा था, उनको देख के गवर्नमेंट ने फॉलो किए। तो टाटा ये काम कर रहा था अर्ली 1900s में, हमारी सरकार बनी 1947 के बाद। तो जितने भी ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैटरनिटी रिलीफ, ये सब आप एक्ट पढ़ रहे हो, ये सब तो 70s के और 60s के एक्ट है। टाटा ये सब चीजें उसे 50 साल पहले से फॉलो कर रहा था कि भाई ये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसको अडेप्ट किया कि अच्छी स्कीम है, हमें भी इसको एक लॉ की तरह पास करना चाहिए कि सब लोग फॉलो करें वैसा। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी में वही क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उनका फोकस होना, ये मेन बात है। अब देख लो कौन कौन से लेबर वेलफेयर की बात की है जो टाटा ने इंस्टीट्यूशनलाइज किए थे। सबसे पहले बोला है 8 आवर्स वर्क डे, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं होना चाहिए। ये 1912 में उन्होंने रूल अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए बनाया था, वैसा है। फिर फ्री मेडिकल एड, आज अपन देखते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये आया 1970s में और यहाँ पे ये हो चुका था 1915 में। मैटरनिटी बेनिफिट इंडिया में 1961 में एक्ट पास हुआ, ये 1928 से चल रहा है इनका। प्रोविडेंट फंड ईपीएफ वाला एक्ट 1952, ये 1920 में करके बैठे हैं वैसा। तो वो सब चीजें आपके सामने है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक फिलोसॉफी एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। वेल्थ रिसर्कुलेशन, पैसा सोसाइटी में घूमते रहना चाहिए। अगर हम एज अ कंपनी सोसाइटी से पैसा कमा रहे हैं तो हमारा कमाया हुआ पैसा सोसाइटी की हेल्प करने के लिए वापस उन तक पहुंचना चाहिए, दैट इज रिसर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। ग्लोबल बेंचमार्किंग, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिस तरीके से बाकी कंपनीज काम करती है, यूनाइटेड नेशंस जो बोलता है हम उस लेवल पे जाके काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। डिस्कनेक्ट हो गया।
तो ग्लोबल लेवल पे हम काम करेंगे, वैसा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बोला है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? भाई आप लोगों के साथ पार्टनरशिप कर लो, टाई अप कर लो, बोलते 2+2=5, वैसा हो गया। साथ मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट हो पाएगा, वैसा। तो पार्टनरशिप गवर्नमेंट्स के साथ, एनजीओ के साथ, इंटरनेशनल एंटिटीज के साथ इन्होंने की टू प्रोवाइड CSR एक्टिविटीज और जो भी उनको बेनिफिट्स लोगों को देने थे वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जिसके थ्रू ये काम हो रहा है, उसके भी नाम दे रखे हैं, शॉर्ट में बताया हुआ है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन तो करना ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि भाई ईयर ऑन ईयर जो हमारी लाइफस्टाइल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो कितनी इंप्रूव हुई। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे, ये टाटा ग्रुप ने काम किया। और अब ये बातें आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। एक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसका भी एक लिस्ट आती है। उसमें फिनलैंड, आयरलैंड, ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, ये लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है। मतलब इनके यहाँ पे सर्वे किया तो दे आर द मोस्ट हैप्पी पीपल सोशली। अब उनका जो लाइफस्टाइल है, आप देखो, उस दिन शायद आई थिंक फिनलैंड का ही था, 4 बजे तक ही काम करते हैं, मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे। बस 4 बजे के बाद सारे ऑफिस कंपल्सरीली बंद। उसके बाद आप काम कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। और आई थिंक वीकली वर्किंग आवर्स है 24 वर्किंग आवर्स, ऐसे ही कुछ है। तो अगर आप 4 दिन के हिसाब से गिनोगे तो डेली 6 घंटे, 10 से 4, बस ये ऑफिस आवर है उनका, सोचो। अब उसके बाद कंपलसरी 4 बजे ऑफिस बंद, छुट्टी। उसके बाद आप घर जाओ, गार्डनिंग करो, कुकिंग करो, बच्चों के साथ खेलो, उनकी पढ़ाई लिखाई का देखो, घूमने फिरने जाओ, साइकिलिंग करो, स्पोर्ट्स करो, पर काम नहीं कर सकते। और वो जानबूझ के आपको ऑफिस बंद कराते हैं ताकि आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सको। तो वो बर्नआउट नहीं हो जाए कि यार 12-12 घंटे काम करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हेल्थ खराब होती है, बाकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। वो सब चीज़ों का उन्होंने ऐसा बैलेंस मेंटेन किया है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में तो नंबर 1 होनी है। और इकोनॉमी भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इतना पीसफुल कंट्री है कि आर्मी भी नहीं है उनकी, कोई वॉर में लड़ाई झगड़े पड़ते नहीं, छोटा सा देश है। इतना छोटा है कि अपने स्टेट से भी छोटा है, पॉपुलेशन भी हार्डली कुछ लैक्स में है। तो दे आर लीस्ट कंसर्न, अपना आराम से काम करते हैं, वेदर अच्छा है, एयर क्वालिटी अच्छी है। ऐसे कंट्रीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अभी AQI के बीच में बात हो रही थी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने यहाँ तो कितना 1000 से ऊपर चला गया था, वहाँ 6 से ऊपर जाता है ना तो वार्निंग साइन आ जाता है कि बोले आज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, घर से बाहर मत निकलना। 6 AQI 6, और अपने AQI सूरत में 350 टच हो गया था। तो भी ऐसा लग रहा था पता नहीं अब फॉग है या पॉल्यूशन है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो वो फर्क है। तो ये सब पैरामीटर्स पे टाटा ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था। ये थोड़ा कैसा है ना, दुनिया देखी होती है ना, उसका फर्क होता है। टाटा ग्रुप के फाउंडर्स जो थे वो कैसे थे, पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए पढ़े लिखे लोग थे, वेल टू डू पहले से भी थे। तो आप जब पूरी दुनिया घूमे हो तो आप देखते हो कि यार पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो आप वो चीज़ें अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। अब किसी ने कोई चीज़ देखी नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकला, तो उसका जो एनवायरनमेंट है ना वो वैसी सोच रखेगा। मतलब 10 देश आप घूम के आओगे तो आपको दिखेगा कि यार वो लोग कितने आगे और हम कितने पीछे। तो हमें वैसी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो दूसरे देशों से जो सीखा वो यहाँ इंप्लीमेंट किया। अब देखो, एक इतनी बड़ी कंपनी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो लॉज में इनकॉर्पोरेट किया। वैसा ये चीज़ है। पूरी एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाला टाटा ग्रुप है। बिकॉज JRD टाटा पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए, तो ही न्यू, ट्रेंड पायलट थे, लाइसेंस पायलट थे, तो ही न्यू कि भाई एयरलाइंस कैसी होती है। तो जब इंडिया में एयरलाइंस उन्होंने स्टार्ट की, टाटा एयरलाइंस, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा फॉरेन कंट्रीज में था वो सब उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और स्ट्रिक्ट रूल्स रखे कि भाई जो पैसेंजर सर्विस, आज मतलब जो एयर होस्टेस के कपड़ों का डिज़ाइन है वो तब JRD टाटा ने डिसाइड किया था, आज भी वही चल रहा है। जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी है, जैसा वेलकम कर रहे हैं, जैसे आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने इंसिस्ट की थी कि ऐसी ही होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड्स में हम लोग कुछ भी कम होगा तो नहीं चलाएंगे। पूरी इंडस्ट्री आज भी वही फॉलो कर रही है इतने साल से, जो उन्होंने उस टाइम पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी वैसा। और टर्न अराउंड देखो, टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया हो गई, फिर एयर इंडिया वापस टाटा के पास गई, तो वो भी एक साइकिल हो गया। तो जो एयरलाइन पहले स्टार्ट हुई वापस उसी कंपनी के पास एट द एंड गई। वैसा लॉस में तो आज भी वापस आ ही गए बेचारे वॉर की वजह से, पर कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो ये सारे फैक्ट्स थे। अभी एक और केस दे रखा है, चेतीनाथ अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये तो मेरा भी देखना बाकी, आपने पढ़ा है, अभी रीड किया या बाकी? ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप रीडिंग में लेके ट्राई कर लेना, देखो क्या समझ आता है, क्योंकि मुझे भी एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा। रिलायंस टाटा वाला तो याद था, ये रिव्यू करना बाकी है। अपने आगे बढ़ते हैं, आप रीडिंग में ले सकते हो उसको, तो कल वापस देख लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें तो अपनी कवर अप हो चुकी है, इतने ही पॉइंट्स थे, क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलिए, तो सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं, एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट।